रियासत महेवा जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य तीर्थ से भी जुड़ी हुई है। 1927-28 की घटना है। ब्रिटिश रूल था। पूर्वज बताया करते थे कि नवाब औरंगाबाद के ऊपर काफी कर्जा हो गया और पूरी नैमिष की उनकी आराजी ऑक्शन में चढ़ गई। सूचना महेवा रियासत तक आई। नैमिषारण्य चूंकि एक हिंदू तीर्थ है और उस आराजी का किसी मुसलमान शासक के पास रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और पूरी तैयारी से राजा महेवा के पत्नी वहां पर जाते हैं। सबसे अधिक बोली उस आराजी की लगनी थी, वो राजा महेवा के पत्नी द्वारा लगाई जाती है। वो संपूर्ण आराजी महेवा रियासत खरीद लेती। एक और ऐतिहासिक तथ्य आपको बताना चाहूंगा। जनपद सीतापुर में लखीमपुर के बॉर्डर पे अवध शुगर मिल हर गांव स्थापित है। कभी बिरला जी जो है राजा महेवा के पास आए बीएस इंटर कॉलेज के सामने, जहां पर आज उनके गोडाउन बने हुए हैं अवध शुगर मिल के। यहां पर उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हम चीनी मिल की स्थापना करना चाहते। तो उन्होंने लीज करके वो गोडाउन के लिए जमीनें दे दी और जहां पर अवध शुगर मिल हर गांव स्थापित है आज, वो भी महेवा रियासत के आराजी हुआ करते। तो अवध शुगर मिल को स्थापित कराने में राजा महेवा का योगदान रहा। वो तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में। तो महेवा रियासत की आराजी सिर्फ जनपद लखीमपुर तक सीमित नहीं थी। मथुरा, अयोध्या, काशी और कनखल में रियासत के धर्मशाले और वहां के ठाकुरद्वारे मंदिर ये आपको विद्यमान मिल जाएंगे। तो सर नैमिष का जो आपने जिक्र किया, अभिलेखों में क्या ऐसी चीजें पाई जाती? 1409 एकड़ का रकबा गाँव का था जो हमारे पूर्वजों के नाम से दर्ज था। लगभग जितने में नैमिष पूरा गांव जो नगर पालिका से था उसके बाहर का भी एरिया वो पूरा लिया गया। द लॉर्ड शो में आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसे शख्सियत या दो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि राघवेंद्र बहादुर सिंह जी और कुंवर गजेंद्र बहादुर सिंह जी, जो न केवल एक नाम है बल्कि समाज सेवा, नेतृत्व और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भी है। इन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और दूरदृष्टि से समाज को प्रेरित किया है। बात अगर समाज सेवा की करें, जरूरतमंदों की मदद करें या सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन की बात करें तो समाज के हर तबके के लिए साथ खड़े होने के लिए वो मशहूर हैं। आज हम इनसे जानेंगे लखीमपुर के इतिहास के बारे में, राजतंत्र के ठाट बाट के बारे में और इसी के साथ में चर्चा करेंगे लखीमपुर के निर्माण और उद्यम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों लोग हमारे द लॉर्ड शो में। और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले सर एक तथ्य आपसे जानना चाहेंगे जो मतलब अनजाना सा है, जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जो लखीमपुर से अलग हो और परिदृश्य से देखा जाए तो लखीमपुर की या महेवा स्टेट की भूमिका उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे चाहेंगे प्रकाश डालने के लिए। दो बड़े उल्लेखनीय तथ्य हैं जो ऐतिहासिकता को समेटे हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये जानने की है कि रियासत महेवा जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य तीर्थ से भी जुड़ी हुई है। 1927-28 की घटना है कि नैमिषारण्य का पूरा इलाका नवाब औरंगाबाद जो मिश्रिक तहसील में स्थित है उनकी आराजी हुआ करता था। ब्रिटिश रूल था। पूर्वज बताया करते थे कि नवाब औरंगाबाद के ऊपर काफी कर्जा हो गया और पूरी नैमिष की उनकी आराजी ऑक्शन में चढ़ गई। इस चीज को प्रसारित किया गया अंग्रेजों द्वारा कि फला तिथि को नैमिष आराजी जो औरंगाबाद स्टेट की है उसकी नीलामी होनी है। जो भी लोग इस नीलामी में भाग ले सकते हो वो आमंत्रित है। सूचना महेवा रियासत तक आई। तो रियासत महेवा के तत्कालीन राजा ने ये फैसला किया कि नैमिषारण्य चूंकि एक हिंदू तीर्थ है और उस आराजी का किसी मुसलमान शासक के पास रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और ये अच्छा अवसर है कि उनके ऊपर कर्जा है और ये संपत्ति ऑप्शन में चल गई है, फला तिथि को इसकी बोली होनी है। तो रियासत महेवा ने तैयारी कर ली कि हम उस आराजी को बोली लगाकर खरीदेंगे और पूरी तैयारी से राजा महेवा के पत्नी वहां पर जाते हैं, ऑक्शन में भाग लेते हैं और जो भी सबसे अधिक बोली उस आराजी की लगनी थी
वो राजा महवा के पुरनी द्वारा लगाई जाती है, वो संपूर्ण अराजी महवा रियासत खरीद लेती है। इस तरीके से नैमिष तीर्थ जो है मुसलमानों के हाथ से निकल हिंदुओं के पास आई, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सोच थी रियासत महवा के राजा की कि वो अराजी जो है, हिंदू तीर्थ जो है, सिर्फ हिंदुओं के पास आ जाए। हिंदू मठ मंदिर जो जिस प्रकार से बने हैं वो सुरक्षित रहे उसी प्रकार से, कभी उनको जो है कोई विघ्न बाधा ना पहुंचे। एक और ऐतिहासिक तथ्य आपको बताना चाहूंगा, जनपद सीतापुर में लखीमपुर के बॉर्डर पे अवध शुगर मिल हर गांव स्थापित है। कभी बिरला जी जो है राजा महवा के पास आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि हम यहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे, ये जो BS इंटर कॉलेज के सामने जहां पर आज उनके गोडाउन बने हुए हैं अवध शुगर मिल के, यहां पर उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हम चीनी मिल की स्थापना करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी ऑफर किया राजा महवा को कि हम उसमें आपको शेयर भी देना चाहते हैं, मिल में जमीन आप अपनी जो है मिल के लिए उपलब्ध करा दीजिए। तो तत्कालीन राजा महवा ने कहा कि जमीन तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इस स्थान पर हमको उचित नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ जो हमारी आबादी है उसको दिक्कत होगी, क्योंकि चीनी मिल जहां भी लगती है वो स्मेल करती है एक तरीके खास तरीके की, और उससे जो है रहने वालों को दिक्कतें होती है। तो उन्होंने कहा कि आप गोडाउन बनाने के लिए जमीनें ले लीजिए, यहाँ पे गोडाउन बना लीजिए, हमको हिस्सा नहीं चाहिए, हमको बिजनेसमैन नहीं है कि हम उसमें कोई शेयर आपसे, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करें, उसमें शेयर अपना डालें। तो उन्होंने लीज करके वो गोडाउन के लिए जमीनें दे दी, और जहां पर अवध शुगर मिल हर गांव स्थापित है आज, वो भी महवा रियासत की अराजी हुआ करती थी। तो अवध शुगर मिल को स्थापित कराने में राजा महवा का योगदान रहा। वो तो डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में। तो महवा रियासत की अराजी सिर्फ जनपद लखीमपुर तक सीमित नहीं थी, सीतापुर में बहुत सारी अराजी महवा रियासत की हुआ करती थी। अयोध्या में, मथुरा में, फैजाबाद में, उसमें अयोध्या, मथुरा, काशी, कनखल, इन सब जगह प्रमुख तीर्थों पर जो है धर्मशाले बनाए गए, वहां पंडित पुजारी रखे गए, और उनकी कैसे आजीविका चले इसके लिए जमीनें भी संबद्ध की गई थी। हालांकि वो जमीनें अब सब खुर्द हो गई हैं, कहीं कोई जमीनें बची नहीं है, लेकिन अभी भी जो है आपको मथुरा, अयोध्या, काशी और कनखल में रियासत के धर्मशाले और वहां के ठाकुरद्वारे मंदिर ये आपको विद्यमान मिल जाएंगे। मेरे छोटे भाई गजेंद्र बहादुर सिंह जी जो हैं आपके बीच हैं, इनका व्यापक अध्ययन है लखीमपुर के इतिहास पर और महवा राज्य के इतिहास पर। मैं चाहूंगा कि इतिहास पर पहले आप प्रकाश डालें। जी बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे। लखीमपुर तो बहुत ही सघन वन क्षेत्र हुआ करता था जी। महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान जब रुक्मिणी जी को लेकर पशुपतिनाथ यात्रा दर्शन करने के लिए जा रहे थे, रुक्मिणी जी को एक जगह बहुत अच्छी लगी और यहाँ रुकी कुछ समय के लिए। उसी वक्त यहाँ कृष्ण भगवान ने लक्ष्मी जी की स्थापना की, जो कालांतर में शंकर देवी के नाम से जानी जाती है। अच्छा। लोगों का संकट हरण करने का, तो उन्हीं लक्ष्मी जी के नाम पर इस जगह का नाम लक्ष्मीपुर पड़ा, जो आगे चल के अपभ्रंश होके लखीमपुर बोला जाने लगा। 1859 में ये छोटा सा गांव था जिसकी आबादी शायद 900 के आसपास रही होगी। जब एक जिला मुख्यालय बनाया गया तब से इस शहर का विस्तार हुआ। अच्छा, इससे पहले ये गांव ही था जी। तो गांव से शहर बनने का जो सफर रहा उसके संक्षेप में अगर आपसे चर्चा करें तो आप कुछ प्रकाश डालिए सर। 1857 के पूर्व ये जिला मोहम्मदी जिला के नाम से जाना जाता था। अच्छा। 1857 में जब क्रांतिकारियों ने आक्रमण किया तो मुख्यालय पे बहुत जबरदस्त आक्रमण किया गया। काफी अंग्रेज अफसर वहां मारे गए। कुछ महिलाएं बच्चे वहां से भाग के मितौली में राजा लोने सिंह के यहाँ शरण ली। बाद में लोने सिंह ने जब उनको लखनऊ भेजा तो उन लोगों का वहां पे कत्लेआम कर दिया गया। अच्छा। बाद में अंग्रेजों ने जब पूरा आंदोलन को समाप्त कर दिया, गदर को पूरा अपना शासन स्थापित किया, तो उनको लगा कि ये मुख्यालय बनाने लायक जगह नहीं है मोहम्मदी। तो उन्होंने जिला खीरी को घोषित किया, लेकिन खीरी में भी कोई उचित स्थान न होने की वजह से उन्होंने लखीमपुर में मुख्यालय बनाया।
तो उस वक्त उन्होंने हमारे पूर्वजों से यहाँ जमीन जो है ली और मुख्यालय बनाने के लिए। अच्छा। तो उनको दान की गई जो जमीन उस वक्त छावनी के नाम से जानी जाती थी, दान की वो जो आज नजूल के नाम से जानी जाती है। अच्छा, तो वो आज भी आप ही की जमीन पे मुख्यालय बना हुआ है? बाकी अन्य जो भूमि थी वो मेवाड़ रियासत की तब भी थी, आज भी है। अच्छा, तो सर ये खीरी जिला लखीमपुर खीरी बोला जाता है, इसके पीछे का क्या मतलब रहा है कि लखीमपुर अलग है खीरी अलग है? आज लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके पीछे का क्या मुख्य कारण रहा। तो मुख्यालय ही मेन कारण रहा जो इसमें अलग रहा। अच्छा सर, तो आप लोगों का इसमें किस तरीके से योगदान रहा, जैसे अगर हम बात करें मेवाड़ रियासत का, उस परिप्रेक्ष्य में आपसे थोड़ी विस्तृत चर्चा चाहते हैं। अब बिरला मुख्यालय बनाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया, पूरी अपनी जमीनें दी गई, तभी ये मुख्यालय बना। तो बाद में अंग्रेजों ने हमारे जो पूर्वज थे राजा राजेंद्र बहादुर सिंह जी, उनको ऑनर में यहाँ का ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी बनाया 1905 में जी। और यहाँ की जो पहली नगर पालिका का चयन हुआ, गठन हुआ, उसके वो अध्यक्ष भी बनाए गए। वो किस सन की बात है सर? 1910 में वो बनाए गए हैं चेयरमैन। बिफोर द मतलब आजादी मिलने से पहले की बात हम लोग कर रहे हैं ये समय? हाँ, 1910 में वो बनाए गए। गठन तभी हुआ ये पहला है। अच्छा। अब नगर पालिका के उसमें जाएंगे तो पहला नाम उन्हीं का मिलेगा जी, बोर्ड में लिखा हुआ है। तो नगर पालिका जो है ये इसका चुनाव पहले से हो रहा था, मतलब तब चुनाव तो शायद नहीं हुआ होगा, उनको बनाया गया होगा। अच्छा, सम्मान स्वरूप जी गठन हुआ पहले, फिर निर्विरोध समझ लीजिए बनाए गए होंगे वो। जी। तो इसी में सर आपसे जानना चाहिए, क्या लखीमपुर जो जितना आज तरीके से डेवलप है वो तो पहले नहीं होगा, लेकिन इसका क्या में केंद्र बिंदु क्या रहा, ये कौन कौन से मंदिर यहाँ पे तब से हैं जो आज तक की जो है चलते आ रहे हैं? अब उस जमाने में शंकर देवी का मंदिर जो है वो तो पुराना है जी। जब ये हमारे पूर्वजों ने इस क्षेत्र में जब राज्य स्थापित किया अपना, तो ये जंगल था। अच्छा। इस गांव में भी जंगल था। अच्छा। तो जब इस जंगल की सफाई होनी शुरू हुई तो वहां पे वो छोटा सा स्थान मिला जहाँ पे मंदिर हुआ करता था, जो कालांतर में खत्म हो चुका था। फिर राव केदार सिंह हमारे पूर्वज से उन्होंने इस शहर को, इस मंदिर को बनवाया, फिर उसी वजह से ये लक्ष्मीपुर जो है नाम इसका शुरू हुआ। इसके अलावा लीलावतीनाथ ये भी महाभारत कालीन मंदिर है, ये भी हमारे पूर्वजों ने ही बनवाया है। आसपास के जितने भी मंदिर हैं वो सारे मेवाड़ रियासत के ही बनवाए हुए हैं, जिनमें ये दो मंदिर तो विशेष हैं जो बहुत पुराने हैं, जो खत्म हो चुके थे, लेकिन इनका पुनर्निर्माण कराया गया। शंकर देवी मंदिर और लीलोटीनाथ के मंदिर के बारे में बात करें तो इन पे लेके सर कई बार वाद विवाद भी होता है, तो आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को सम्मुख आना पड़ता है उसके लिए, तो ये विवाद क्यों जन्म ले लेता है? जैसे लीलोटीनाथ में भी अभी कुछ साल पहले हुआ था। लीलावतीनाथ मंदिर का प्रबंधन वहाँ के गोसाई परिवार को दे दिया गया था जी। वो हमारे परिवार के बहुत नजदीक थे किसी समय में। तो जब जमीनें उनके हाथ में आ गई, मंदिर का प्रबंधन उनके हाथ में आ गया, आप वो किस तरीके से चला रहे हैं, तो वो विवाद का कारण हो जाता है। हम लोग का वहां पे डायरेक्ट कोई दखल रह नहीं गया जी। शंकर देवी मंदिर हम लोग के प्रबंधन में है, तो वहाँ इस तरीके की फिलहाल कोई दिक्कतें नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सर और कोई मंदिर हैं या कोई इस तरीके से अनुसंधान जो आज भी चल रहे हैं, जो रियासत के द्वारा दी गई जमीन पे चल रहे हैं? सारे शहर के मंदिर जी मेवाड़ रियासत के ज्यादातर बनवाए हुए हैं या उनकी जमीन पे बने हुए हैं। जितने स्कूल कॉलेज हैं लखीमपुर के अंदर वो सारी मेवाड़ रियासत की जमीन पे बने हुए हैं। अच्छा। जो लीज पे हैं, पट्टा किया गया है जी। चाहे वो युवराजत्व कॉलेज हो, चाहे पीके कॉलेज हो, चाहे धमसभा कॉलेज हो, नया पुराना दोनों जी। अबुल कलाम इंटर कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, ये सारे मेवाड़ की जमीन पे बने हुए हैं। अच्छा, तो ये सारी जो जमीन है ये रियासत के द्वारा उनको लीज पे दी गई है? जी। तो इसका एक पीरियड ऑफ टाइम होता होगा सर, या जो है हमेशा के लिए दान? ये 90 ईयर्स की लीज होती थी जी। 30-30 साल के रिन्यूअल पे। अच्छा। लेकिन अब जो ये संस्थाएं हैं ये तो कभी खत्म नहीं होंगी, तो इनकी लीज तो कंटिन्यू ही रहेगी जी। हाँ, अगर ऐसे निजी पर्पज के लिए कोई लीज होती तो वो 90 साल के बाद समाप्त हो जाती। राइट सर। तो सर जो चीजें आपने दी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज बहुत सारे लोग इस चीज को शायद जानते नहीं है, तो आपको इस चीज का एक
अंदर से वो लगता है कि यार लोग जानते ही नहीं ये सब चीजें हमारी जमीन पे हैं या हमारे द्वारा दान की गई हैं। थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है। जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये इस्लामिया अब्दुल कलाम डीएस इंटर कॉलेज, तो कैसा लगता है आपको उस तरीके से? थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है कि कम से कम जहाँ से जमीन मिली है, जिन लोगों ने योगदान दिया है, उनको कभी कभी पूछना भी चाहिए। तो अच्छा तो नहीं लगता है। जी, प्रशासन की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन को तो ये सारी चीजें पता होंगी या वो भी अभिन्न है, वो भी नहीं जानते हैं किस तरीके से? प्रशासन उदासीन है। अच्छा। जबकि 1934 से लेके 1973 तक हमारा चूंकि मुकदमा चलता रहा या अन्य कारण रहे, कोटा वार्ड के अंडर में हमारी स्टेट थी पूरी। तो कोटा वार्ड की व्यवस्था 1934 से लेकर 1959 तक डीएम साहब उसके मैनेजर हुआ करते थे। अच्छा। तो सारा प्रबंधन उनका था। तो उनके संज्ञान में तो सब कुछ है जी। तो प्रशासन ही हमारी प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहा था। उन्होंने भी इस स्थिति में कोई काम नहीं किया। और उसके बाद रिसीवर अपॉइंट कर दिए कोर्ट के द्वारा, उन्होंने भी विशेष ध्यान नहीं दिया। 73 में जब हम लोग मालिक घोषित हुए, उसके बाद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपना। तो सर क्या आप मानते हैं क्या दस्तावेजों से भी छेड़छाड़ हुई है या मतलब किसी के नाम पे थी या किसी के द्वारा उसका आवंटन किया गया या हटाया गया, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं? अन्य प्रॉपर्टीज में तो हुआ है। अच्छा। तो अभी आपको पता है कि कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है या कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो पता ही नहीं है कहाँ? सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि ये लखीमपुर जो शहर जो नजूल के अलावा है जी, वो पूरा महवा का है। अच्छा। पूरा शहर बसा हुआ है। क्योंकि जिन रिसीवरों ने मैनेजमेंट संभाला हमारा, हाँ, उन्होंने पूरे शहर के पट्टे कर दिए। अच्छा। वो रिकॉर्ड हमारे पास पहुंचा नहीं। तो हमें खुद ही नहीं जानकारी है कि कौन कौन से मकान कितने लोग बसे हुए हैं हमारी जमीन में। जी, वहाँ सब लीज पे। अच्छा। तो वैसे सर कितनी रियासत हुआ करती थी? आप अगर हम बात करें जिस समय जो है ये राजतंत्र चल रहा था, लखीमपुर के आसपास की कौन सी रियासतें थी या सिर्फ महवा ही थी उस समय? लखीमपुर प्रॉपर में तो सिर्फ महवा ही थी। अच्छा। और साइड में महवा के ही परिवार के हिस्से अंग हैं वो ऑयल वाले। अच्छा। जो 8 पीढ़ियों पहले हमारा बंटवारा हुआ। अच्छा। तो वो आप ही का परिवार जो है? जी, 2 सगे भाइयों का परिवार। अच्छा। और ये अगर हम कैमहारा की बात करें, जैसे कैमहारा भी थी या सिंगाही? कैमहारा भी हमारे ही परिवार का है। अच्छा। एक भतीजे थे, उनको वो रियासत मिली थी। बाद में पीढ़ियों के में ऑयल की ज्यादा नजदीकी साबित हुए, वहाँ कोई वारिस नहीं बचा। तो कैमहारा रियासत ऑयल में मर्ज हो गई। हाँ, ऑयल कैमहारा एक रियासत थी जब लगभग। अब 2 ही घराने बचे, ऑयल और महवा। अच्छा। इसके अलावा अन्य जो रियासतें हैं वो उनका अलग इलाका है। सिंगाही है जी, ईसानगर है, झंडी है जी, कुटवारा है, इन लोगों का अलग इलाका है। तो सर आप लोग बेसिकली मतलब आप लोगों का जो जनरल सी बात है लखीमपुर में ही जन्म हुआ होगा, लेकिन आप लोग यहाँ के ही मूल निवासी हैं या कहीं बाहर से आप लोग जो है आके यहाँ पे बसे? हम लोग पृथ्वीराज चौहान के सीधे वंशज हैं। अच्छा। उनकी 39वीं पीढ़ी में हमारे हमारे पास पूरी वंशावली मौजूद है। अच्छा। 1580 के आसपास हमारे पूर्वज इस जिले में आए। 1580 जी। पहले तो यहाँ आए थे वो खीरी रियासत का संचालन करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, जनवार शासक थे, मेहमान शाह नाम था उनका। अच्छा। वो अपनी रियासत का प्रबंध नहीं कर पा रहे थे। उनके रियासत में अगल बगल के अन्य जमींदार टैक्स वसूल ले जाते थे जी। तो उन्होंने दिल्ली दरबार से मदद मांगी कि वो सब बादशाह अकबर हुआ करते। तो अकबर ने हमारे पूर्वजों को यहाँ खीरी की कमान सौंपी कि आप वहाँ पे संभालिए जाके जी। तो इस तरीके से उनका आना हुआ। हालदेव शाह नाम था उनके, हमारे पूर्वजों का। इसी दरमियान यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दिया। अच्छा। विवाह करने के बाद वो चले गए, क्योंकि इनके कोई वारिस नहीं था मेहमान शाह का। उन्होंने अपने नाती को यहाँ का वारिस उत्तराधिकारी घोषित किया जी। तो इस तरीके से हमारे पूर्वज वहां से खुदाउद शाह उनका नाम था, वो यहाँ के वारिस बने। तब से हम लोग निरंतर यही हैं जी। उस वक्त खीरी नाम से रियासत हुआ करती थी। जब उसका विस्तार हुआ तो धीमे धीमे हम लोगों का परिवार में बंटवारे भी हुए जी।
जो OL महवा और कैमारा के रूप में हुए। 3 बंटवारे हुए, OL महवा और कैमारा के रूप में। तो सर आप क्या मानते हैं, जैसे जो इतिहास के पन्नों से हम लोग सीखते आए हैं या सुनते भी आए हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के राजतंत्र में बहुत सारे कुछ खास लोग होते हैं जो मतलब पूरा चीजों को इधर से उधर करते हैं, मतलब एक तरीके से धोखेबाजी कह सकते हैं हम उसको। तो ये राज परिवार के साथ में हुई, इसको मानते हैं, या ये सब परिस्थितियों का खेल रहा जो है चीजें इस तरीके से बदलती गई? हुई तो षड्यंत्र तो होते ही थे जी। हर तरीके से, बाहर से भी होते थे, अंदर से भी होते थे। तो ये सब तो उन्होंने झेला है। अच्छा, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सर राजनीति में कैसे एंट्री हुई, या राजनीति में भी सर आपका जो है राजनीति में एक लंबा चौड़ा करियर रहा है, तो कैसे, कहाँ से आपको मार्गदर्शन मिला और किस तरीके से आप उसमें? राजनीति में आने का विचार तो विरासत से ही आया। पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में। उसके पहले वो इस पंचायत में दनिया के प्रधान भी रहे थे। उनका देहांत 1984 में हो गया विधायक रहते हुए। उस वक्त जो है मुझे जिम्मेदारी खेती संभालने की हुई, और जब मेरा फॉर्म अम्बुपुर बहरवा है देवकली के पास में, वहाँ खेती करने के लिए गया, तो वहाँ लोगों ने प्रेरित किया, लोगों ने मुझे वहाँ का ग्राम प्रधान बना दिया। 1988 की बात है जी। और 1988 से लगातार 5 बार वहाँ की प्रधानी मेरे पास या मेरे परिवार के सदस्यों के पास रही। उसी दरमियान जो है मैं प्रधान संघ से जुड़ा, प्रधानों की एक संगठन के माध्यम से पंचायती राज पर पंचायतों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग उठाने लगा। मेरा बहुत स्पष्ट मानना शुरू से ही रहा कि जब राज रियासतों का विलय लोकतंत्र में हो गया, राजशाही खत्म हो गई, तो उसके पीछे जो बुनियादी सोच थी वो यही थी कि शासन में जन सहभागिता हो, लोगों के सरोकार से राजनीति हो, और कोई भी सरकार जब बने तो उसमें नागरिकों की सीधी भूमिका हो। उसी के तहत जो है राजीव गांधी जी ने पंचायती राज को, स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया था। लेकिन मैंने देखा पंचायती राज में काम करते हुए, प्रधान के पद पर रहते हुए, कि जिस तरह की परिकल्पना की गई थी पंचायती राज को लेकर, वो जमीन पर उतर नहीं पा रही थी। तो मैंने आवाज उठाना शुरू करी कि पंचायतों को उनके अधिकार मिले, उनको पूरी स्वतंत्रता मिले, स्वायत्तता मिले, जिससे कि वो जो स्कीम्स आती हैं गांव के लिए सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन सही प्रकार से हो पाए। उसमें प्रशासनिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर मुझे अनुचित लगता था कि चुनी हुई बॉडी होती है पंचायत, संवैधानिक बॉडी होती है, उसको अपनी कार्य योजना बनाने का पूरा अधिकार हो, वो क्रियान्वयन भी योजनाओं का अपने तरीके से करता। फिर धीरे धीरे यहाँ के कांग्रेस लीडरान के संपर्क में आया। मुझे पहले कांग्रेस पार्टी ने शहर अध्यक्ष बनाया, फिर मुझे कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। मैं 7 साल तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहा। यूपीए 2 के टाइम पे मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक सतर्कता और निगरानी समिति जो है राज्य स्तरीय होती है, इसका मुझे सदस्य नामित किया गया। और मुझे आरडी मिनिस्ट्री के सारे प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग का दायित्व पूरे राज्य भर के लिए दिया गया, जिसमें मेरे साथ 5 सांसद उस कमेटी के मेंबर थे। प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं उस कमेटी के, और ग्राम विकास सचिव उसके पदेन सचिव होते हैं। फिर 2012 में मुझे असेंबली लड़ने का भी मौका लगा, लेकिन जातीयता का जहर समाज में होने के कारण पीस पार्टी नाम से एक पार्टी उभरी और उसने पूरा ध्रुवीकरण कर दिया राजनीति का, इलेक्शन का, और वो इलेक्शन मेरा नहीं बना, मैं हारा चुनाव। मैं सांसद प्रतिनिधि रहा। जफर नकवी साहब जब यहाँ 2009 में सांसद बने तो उन्होंने मुझे अपना आधिकारिक प्रतिनिधित्व किया, और प्रतिनिधि बनने के बाद केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं
का संचालन जो एक सांसद को करना होता है, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैंने योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया। और शासन और प्रशासन की जितनी भी बैठकें सांसद को अटेंड करनी होती हैं, जिसमें सांसद को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होती हैं, कुछ मेरे सांसद का मुझ पर इतना भरोसा था उस वक्त, कभी भी उन्होंने उन बैठकों में स्वयं जाना मुनासिब नहीं समझा। मेरी योग्यता पर उनको भरोसा था, तो हर बैठक शासन की प्रशासन की मैं ही जो है अटेंड किया करता था और अपनी बात को प्रमुखता से वहाँ पर रखता था। प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहता था, अच्छे अधिकारी उस समय मेरे संपर्क में रहे। आप अभी इतिहास पर बात कर रहे थे, लखीमपुर के मंदिरों पर चर्चा हो रही थी। मेरा बहुत गहराई से मानना है कि धर्म जीवन का मूल आधार होता है और जीवन के जितने भी संस्कार होते हैं वो धर्म से संबद्ध होते हैं। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन व्यक्ति का धार्मिक संस्कारों में व्यतीत होता है। मंदिर निर्माण से परिवार के लोगों का गहरा नाता रहा, क्योंकि उनकी अपने धर्म में गहरी आस्था थी। शंकर देवी के मंदिर के कारण ही तो लखीमपुर शहर का उदय होता है, इसकी स्थापना, इसका विस्तार, इसका बसना होता है। भूपरनाथ का शंकर जी का मंदिर, पीरपुर का शंकर जी का मंदिर, महवागंज का शंकर जी का मंदिर और तमाम और छोटे छोटे मंदिर, शीतला देवी का मंदिर, बंका देवी का मंदिर, और जो लखीमपुर शहर के 3 सिद्धपीठ हैं उनमें सबसे प्रमुख और पहला स्थान शंकर देवी का है। इसके साथ साथ विकास परक सोच हमेशा पूर्वजों की रही। शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तमाम सामाजिक संस्थाओं को उन्होंने जमीन देकर उनको प्रोत्साहन दिया। शहर का विकास हो, समाज का विकास हो, विकास के पथ पर जनपद आगे बढ़े। इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा सफर गुजरा है, आज तक यहाँ पहुंचा है। तो सर अभी आप किस आइडियोलॉजी के, मतलब पार्टी अगर बात करें तो अभी आप किसके साथ में हैं? जिन सांसद का मैं प्रतिनिधि रहा उनके साथ मेरा अंतर्विरोध भी हुआ। अच्छा। और उसी अंतर्विरोध में मैं कांग्रेस से अलग हुआ। जितिन प्रसाद जी जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया और मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ संसदीय कार्यकाल में लखीमपुर में, तो आप मेरे साथ ही पार्टी छोड़ें और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें। तो उनके कहने पर मैंने उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अभी भी मैं लगातार उनके संपर्क में रहता हूँ। उनके चुनाव में भी मैं उनके प्रचार में बहुत सक्रिय रहा, पीलीभीत में। अभी भी जब कभी वो याद करते हैं तो मेरा आना जाना होता है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी में मेरे पास दायित्व नहीं है, ना मैंने प्रयास किया दायित्व लेने का। मेरा मानना है कि लोकशाही में, लोकतंत्र में एक आम नागरिक भी राजनीति से प्रेरित होता है, राजनीति को लेकर चिंतन होता है। क्योंकि जब मत होता है इलेक्शन में, तो मतदान करते वक्त प्रत्येक नागरिक अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर ही वोट करता है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में कोई भी अछूता है राजनीति से। जी। ये अलग बात है कि मैं आज अपने घर के कामों में व्यस्त रहता हूँ, संगठन में मेरी कोई ना भागीदारी है और ना कोई सक्रियता है, लेकिन राजनीतिक चिंतन से अलग नहीं। तो कांग्रेस के पुराने साथियों से संपर्क में रहते हैं? कांग्रेस के पुराने साथी आज भी मुझे उतना ही स्नेह, उतना ही सम्मान देते हैं जितना मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में देते थे। समय समय पर पुराने साथी सब एकत्रित होते हैं, आके मुझसे परामर्श लेते हैं या मुझसे अपनी समस्याएं साझा करते हैं या मुझसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। वक्त ने मुझे ये सिखाया कि दलीय व्यवस्था में रहते हुए भी बेहतर लोगों को प्रोत्साहन राजनीति में मिलना चाहिए। अब मेरी सोच उस तरफ बढ़ रही है कि किसी दल विशेष के साथ न रहकर जो अच्छा उम्मीदवार
चुनाव के लिए आए, हम्म, उसको समर्थन किया जाए, उसका सहयोग किया जाए। जी। तो अभी तो सर आप, जैसे पहले भी बात हुई थी, आप कृषि के प्रति ज्यादा आप जो है समर्पित हैं आज के समय में। मेरा बिल्कुल पूरी तरह से पेशा है वो कृषि है। मेरा जीवन का आधार कृषि है। इस वक्त मैं कोई व्यवसाय नहीं करता हूँ, पूरी तरह से मेरी आजीविका कृषि पर ही निर्भर करती है। बहुत मन लगाकर खेती करता हूँ और खेती के प्रति बहुत जागरूक रहता हूँ। समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहता हूँ, चाहे वो पंतनगर विश्वविद्यालय हो या पूसा संस्थान दिल्ली हो, और वहाँ से तमाम तकनीकी जानकारियाँ लेकर अपनी खेती में नए नए प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ। और जो भी खेती मेरे खेतों में उपज होती है उसमें बेहतर उत्पादन लेने का मेरा प्रयास रहता है। जी। तो अभी अगर हम जैसे कुछ अभी लखीमपुर को अगर इसमें बीच में लाते हैं इतिहास के बारे में, तो आपने मुझसे डिस्कस किया कि 2 गाय जो है वो लखीमपुर की जो है देन है। जी, तो उस पर एक परिपेक्ष चर्चा चाहते हैं आपसे। मेरी जानकारी में है कि गायों की 2 नस्लें जी। जनपद खीरी से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। उसमें एक खैरीगढ़ है और एक कलवा नकारा है। अच्छा, तो कलवा नकारा तो उतना नहीं, लेकिन खैरीगढ़ तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध खैरीगढ़ है। तो बहुत प्रसिद्ध जात है गाय की, जी। और उसकी बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है। आज भी वो आपको यहाँ जनपद में और जनपद के आसपास में देखने को मिल जाएगी। तो इसका लगभग इतिहास कितना पुराना होगा सर? ये तो हजारों साल का पुराना इतिहास है। असल में जो खीरी नाम आज चर्चा में आता है, इसकी नाम की उत्पत्ति की बात होती है, तो ये नाम खैर के जंगलों से निकलता है। अच्छा। किंवदंती है कि यहाँ बहुतायत में खैर के जंगल खीरी में हुआ करते थे, और खैर के पेड़ों से ही जो लकड़ी निकलती थी उसी से कत्था बना करता था। और यहाँ पर कत्था उद्योग भी बहुत पल्लित पोषित हुआ करता था किसी समय में। यहाँ का कत्था दूर दूर तक पूरे भारत में जाया करता था। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत के इस इलाके में खैर के जंगल बहुतायत में थे, और कत्था इंडस्ट्री यहाँ की एक कुटीर उद्योग के तौर पर चलता था। लेकिन खैर को उचित संरक्षण न मिलने के कारण धीरे धीरे खैर अब यहाँ बिल्कुल विलुप्त प्राय है। बहुत कम फल में खैर बचा है। हाँ, तो सर अगला क्वेश्चन आप दोनों लोगों से ही है लगभग, कि अगर एक राजा के वंशज के रूप में हम बात करें तो जीवन कैसा रहता है? अगर सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन को साथ में लेके चलना हो तो किस तरीके के दबाव जो है महसूस किए जा सकते हैं? देखिए, एक राजतंत्र में जो राजा हुआ करते थे उनका भी उत्तरदायित्व जो है जनता के प्रति हुआ करता था, और लोकशाही में भी राजनेताओं का उत्तरदायित्व जनता के प्रति हुआ करता है। साहित्य और सिनेमा के जरिए राजाओं की छवि को बहुत नकारात्मक बताने का प्रयास हुआ। वो उनका व्यवसायिक के पीछे व्यवसायिक कारण रहा होगा, व्यवसायिक सोच रही होगी, किसी विलन को भी उनको दिखाना है हीरो के साथ साथ। ये दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश जो विलन कैरेक्टर हुआ करते थे फिल्मों में, हाँ, वो राजाओं को या क्षत्रिय समाज के लोगों को जी बताया जाता था। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। समाज के हर दौर में, हर व्यवस्था में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, होते रहेंगे। अच्छे और बुराई की लड़ाई हमेशा से पीढ़ियों से चलती आई, चलती रहेगी। राजाओं के मन में भी मैंने, क्योंकि अपने पिता को मैंने राजशाही से निकलकर लोकशाही में भी देखा, लेकिन उनके अंदर जो विचार था वो कहीं ना कहीं राजशाही से भी प्रेरित हुआ करता था। उनके विचार भी मैंने सुने बातचीत के क्रम में। तो एक राजा जो है जितना चिंता अपने परिवार की करता है उतनी चिंता जनता की भी करता है। यथासंभव राजा जो है कोशिश करता है कि वो अपने प्रजा के दुखों को कम कर सके, उनके जीवन को सुगम बना सके। तो यही आज की लोकशाही में भी है कि जो सरकारें बनती हैं उनका दायित्व यही होता है कि जनता की कठिनाइयों को कैसे माध्यम से, शासनिक व्यवस्था के माध्यम से विकास के पथ पर कैसे राष्ट्र को ले जाएं, राज्य को ले जाएं, जनपद को ले जाएं, और आम जनता को भी जो है उनकी पर कैपिटा इनकम के पायदान पर देखें या उनको विकास के साधनों से जोड़ने की बात हो, उनको ले जाएं। तो सर आप पुरानी पिक्चर्स तो देखते होंगे, आज के समय में सिनेमा चेंज हो गया है, लेकिन पहले के जो दौर में सिनेमा था उसमें जिस तरीके से, जैसे अभी आपने चर्चा भी की, राजाओं के किरदार, या अगर एक विशेष क्षत्रिय समाज की बात कर लें, उनको जो
सिनेमा ने कैप्चर करके लोगों के प्रति या लोगों के प्रदर्शित करने का काम किया, तो उसको देखते तो आप कैसा महसूस करते हैं? मैं मानता हूं कि आदमी को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अब पूर्वाग्रही हो जाएंगे तो बहुत से सही बातों का को जो है वो आप उसके यथार्थ को समझ नहीं पाए। मैंने अपने पिताजी से सीखा, मेरे स्वर्गीय पिता की तस्वीर आपके बगल में है जी। कि जीवन को अनुशासन में ढाल के रहना चाहिए, कभी किसी के खिलाफ मिथ्या बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको अपना आचरण इस तरह का रखना चाहिए कि कभी समाज का कोई व्यक्ति आपको किसी बात के लिए टोक ना पाए, कह ना पाए। उनसे जो सीख मिली बचपन में वो आज तक जीवन में उतारने का प्रयास रहता है। मैंने जीवन में कभी एक पल का भी समय सड़क के ऊपर घूमते हुए नहीं गंवाया। कभी किसी काम के लिए गया तो वो काम निपटाया और काम निपटा के अपने घर आया, या जिस काम में राजनीतिक कार्यक्रम में मैं जिसके लिए गया हूँ उसमें अपनी व्यवस्था रखी। कहने का मतलब समय का अपव्यय नहीं किया मैंने, समय को जो है उसको उसका सदुपयोग करने का प्रयास किया, और ये सीख मुझे अपने पूर्वजों से। तो अगर पूर्वजों की बात करें तो ऐसे कौन से व्यक्ति रहे जो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं आप लोगों के जीवन को? सबसे ज्यादा प्रभाव तो मेरे पिता का ही मेरे ऊपर रहा जी। अब उनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि वो समय बढ़ता चला गया, पुराने लोग नहीं रह गए। तो मेरे पिता अपने समय के बहुत जबरदस्त घुड़सवार हुआ करते थे। अच्छा। कॉलेज तालुकादास कॉलेज लखनऊ में जब वो शिक्षा ग्रहण करते थे तो दो घोड़े उनको कॉलेज की तरफ से मिले हुए थे, क्योंकि उनकी रुचि इतनी घुड़सवारी में थी। वो दो घोड़ों पर अपना कमांड करते थे। उसके पहले की पीढ़ी में मैं जाऊं तो मेरे बाबा साहब की फोटो ऊपर लगी हुई है, गजेंद्र बहादुर सिंह साहब की। ये अपनी घुड़सवारी के लिए पर्सनल 7 घोड़े रखा करते थे। अच्छा। और वो घुड़साल जो है सामने जो है यहीं पर बनी हुई है। मेरे पिताजी अपने जमाने के बहुत जबरदस्त निशानेबाज हुआ करते थे। इतने परफेक्ट निशानेबाज हुआ करते थे कि अगर मैं उनकी निशाने की बातें आपको बताने लग जाऊं तो किंवदंती महसूस होंगी, उस पर सच कर पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। उड़ती पतंग की बीच की तीली .22 बोर राइफल से तोड़ देना, आप सोचिए कितने कमांड की बात है। चलते दौड़ते जानवर को, कि वो पुराना दौर था तो इन लोगों को शिकार का भी बहुत शौक था। अपने जमाने में इन्होंने शेर का भी शिकार किया, हाथी मतलब आदमखोर हाथी का भी शिकार किया इन्होंने। अच्छा। और शिकार में भी बड़े साहस की जरूरत होती है। एक बार का किस्सा मुझे याद आता है कि मेरे ननिहाल में काफी जंगल हुआ करता था और ये अपने ससुराल गए हुए थे मेरे पिता, और शाम को चरवाहा ने बताया कि आज अभी मैंने देखा है शेर को अपनी मान में जाते हुए। तो उनको उत्साह जगा और शौक शिकार का था ही, अपनी 275 बोर की राइफल लेके ये जिस मान में शेर घुसा था उस मान पे जाके बैठ गए और ये इंतजार करते रहे कि वो शेर कब मान से निकलेगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। और वो भोर के वक्त, सवेरे के वक्त जब बाहर निकला तो उसका उन्होंने शिकार किया। इतने साहसी थे। अच्छा, तो सर आप भी इस तरीके से शौक रखते हैं? अब तो देखिए ऐसा है कि हम लोग तो लोकतंत्र को भी मानते हैं और भारतीय संविधान को भी मानते हैं। आज वन्य जीव सुरक्षित है, हम लोग वन्य जीव को संरक्षण देना पसंद करते हैं। अब शिकार से बिल्कुल कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है हमारे घर परिवार का। और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि मैं अपने फार्म हाउस को एक पक्षी संरक्षण केंद्र के तौर पर विकसित कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे फार्म हाउस पे आप जाएंगे तो कम से कम 200 मोर वहां आपको 200-250 मोर देखने को मिलेंगे जी। एक छोटा सा जंगल का टुकड़ा है नदी के किनारे, वो नदी है वहां पर, उसको मैंने वन विभाग के सहयोग से विकसित किया है। और मेरा प्रयास रहता है कि वहां पक्षी और जानवर आके रुके, उपलब्ध हो। तो अभी घुड़सवारी करते हैं सर? या घुड़सवारी मुझे विरासत में पिताजी से मिली जी। अब तो मेरे पास घोड़ा नहीं है, लेकिन जब तक घोड़ा रहा तब तक मैंने बहुत जबरदस्त घुड़सवारी करी। अच्छा, तो आपने भी सर की? दोनों लोगों ने लगभग घुड़सवारी की, लेकिन अब समय बीतता गया। तो सर अगर हम बात करें कि राजघराने में रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है और एक चुनौती क्या है? राजघराने में जन्म लेने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप ये हवेली महल देख रहे हैं जी। इतने बड़े परिसर में रहने का सौभाग्य मिल रहा है, पर्यावरण का लाभ मिल रहा है, एयर पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल पूरे परिसर में हरा भरा पूरा इलाका है। चुनौतियां ये है कि अपेक्षाएं बहुत होती हैं राज परिवारों से और उन अपेक्षाओं को पूरा करना बहुत कठिन है।
पूरा करना इसलिए कठिन होता है कि कई हजार एकड़ की जमीन सीलिंग में सरकार ने ली, हम लोगों ने खुशी खुशी इसको दी। लेकिन जो जमीनें हम लोगों को वैधानिक तौर पर मिली हुई, इसमें शहरी भूमियां हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सीलिंग कानून आया वो एग्रीकल्चर लैंड पे आया। अच्छा। शहरी भूमि पे सीलिंग कानून नहीं आया। शहरी भूमि को आज भी हम लोग राजस्व अभिलेखों में नॉन जेडे लैंड के तौर पर जानते हैं। तो नॉन जेडे लैंड का मालिकाना हक तो हमें है, लेकिन नॉन जेडे लैंड का जो है रखरखाव गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास है, और सरकार उसको लेके उदासीन है। सरकार के तमाम अधिकारी कर्मचारी नॉन जेडे को समझ ही नहीं पाते हैं कि नॉन जेडे है क्या और इसका मालिकाना किसका है। उन जमीनों का बहुत बड़े पैमाने पे भू माफिया दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि उस जमीन को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस के काम में जमीनें आ सकती हैं, या जो हमारे पट्टे पर बसे लोग हैं उनके परिवारों का उनका रिन्यूअल करके उनको फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है जमीनों को। और जो जमीनें ऐसी हैं जो लावारिस हो गई हैं, जिनके कोई वारिस नहीं रह गए हैं, उन पर जरूर हमारा प्रबंधन होना चाहिए, हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। अगर सर इस कानून के बारे में आपसे जानना चाहें तो आप इस पे एक संक्षिप्त चर्चा कर दीजिए। नॉन जेडे लैंड वो लैंड होती है जो जमींदारी उन्मूलन कानून में सरकार द्वारा नहीं ली गई, जिसको उस कानून से बाहर रखा गया। उस जमीन पर लीगल राइट्स जो हैं वो रियासतों के तालुकेदारों के बरकरार रखे गए। पूरा शहर नॉन जेडे लैंड पर बसा हुआ है, और उन जमीनों पे बहुत ज्यादा जो गलत जमीनों के काम करने वाले लोग हैं, जिनको भूमाफिया भी कह सकते हैं आप, व्यवसायिक सोच के तहत उन जमीनों का खुरदुर्द करना चाहते हैं। राजस्व अभिलेखों में वो तमाम गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं। कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी उनसे मिल जा रहे हैं और उन अभिलेखों को नष्ट कर दे रहे हैं, और उसका फायदा उठाकर जो सामाजिक धरोहरें हैं उनको भी नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। आपने अभी एक विवाद बहुत जल्दी सुना होगा कि हम लोगों के परिवार ने नॉन जेडे लैंड मेला से संबद्ध की थी जी। एक ऐतिहासिक मेला रामलीला यहाँ पर चलता आया है, और दुर्भाग्य की बात है कि वो मेला आज कुछ लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति का शिकार होता है, राजनीति का शिकार हो रहा है वो मेला। अगर मैंने दखल नहीं किया होता सही समय पे तो शायद ये मेला यहाँ से हट के कहीं और स्थानांतरित हो गया होता, वो जमीन वो माफिया के हाथ चली गई। तो ये इस तरीके से जो है आज भी बहुत सारी जगह पे ये खेल एक तरीके से बोला जाए हो रहा है, खेल हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। राजस्व अभिलेखों में नॉन जेडे लैंड्स को खत्म किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। तमाम अभिलेखीय साक्ष्य लेने के लिए हम लोग जब जाते हैं दफ्तरों में मुआयना करने के लिए, तो ये पाया जाता है कि कहीं पन्ना फटा हुआ है, कहीं तेजाब डाल दिया गया है। अच्छा। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, और ये चीजें जो है सरकार को सचेत करनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां पर सामाजिक दायित्व जुड़ जाता है वहां पर जिम्मेदारी पूरी सरकार की हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नॉन जेडे लैंड का विधिक अधिकार हमारा है, उससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है, वो एक सिस्टम का पार्ट है। तो सिस्टम की दखलंदाजी इसमें जो है, सिस्टम की दखलंदाजी नहीं कह सकता, सिस्टम की उदासीनता कह सकता हूँ। सिस्टम में जो करप्ट लोग बैठे हैं वो भू माफिया के साथ मिलकर उन जमीनों को जो है नष्ट करना चाह रहे हैं। तो सर ये तो जमीन की बात है, अगर हम परिवार की कोई ऐसी वस्तु की बात करें जो आपके लिए बहुत ही अमूल्य है, उसको वापस लाना चाहते हैं, तो कोई ऐसी चीज है जो चली गई हो या खो गई हो? एक यादगार है, हमारे स्टेट की तोप हुआ करती थी जो सरकार ने जमा करवाई थी, और उसको लेके वो इलाहाबाद लेके चले गए, इलाहाबाद में रखी हुई है। तो अगर बेहतर होता कि वो समाज के देखने के लिए यहाँ लखीमपुर में ही रखी जाती तो उसकी उपयोगिता ज्यादा बेहतर तरीके से। तो सर हम क्योंकि आपसे इंटरव्यू करना था, पॉडकास्ट करना था, हम पढ़ भी रहे थे, तो एक चीज मैं लिख के आया कि जो अंतिम राजा थे वो जयेंद्र बहादुर सिंह हुए। तो उनके बारे में सर ये सुनने में आया कि गढ़ी मिदनिया के राजमहल में लगभग 1 ट्रक बंदूकें निकली थी उनके समय में, और 8 बोर की तोप को प्रशासन ने अपने कब्जे में कर लिया। अंतिम राजा जयेंद्र बहादुर सिंह साहब की जब मृत्यु हो गई जी, तो उनकी मृत्यु के पश्चात सही कह रहे हैं कि लगभग 1 ट्रक असलहा जो है वो
मेरे पिता ने स्वयं अपने हाथों से जिला प्रशासन को सौंपा था। अच्छा। उसी में वो तोप जो पुलिस लाइन में बाहर सजाई हुई है, 8 बोर की तोप वो लगी हुई है। और जो ये असलहे जमा हुए उनकी पूरी इन्वेंट्री है, पूरी उनके अभिलेख के साक्ष्य हैं। अच्छा। और उसकी पूरी लिस्ट भी हमारे पास है कि कितने असलहे जो है आपने जमा करवाया। तो सर उस समय सेना हुआ करती होगी, सेना आपकी? हाँ, जब राजशाही थी तो सब सुरक्षा बल भी होते थे। बहुत सारी चूंकि जमीनें होती थी, उनके प्रबंधन के लिए स्टाफ को रखना होता था। अब आप जैसे सीलिंग की बात करें तो शहर के अंदर आप नजर उठा के देखें या शहर के आसपास नजर उठा के देखें तो महवा स्टेट की सीलिंग की जमीनों का सिलसिलेवार ब्यौरा मिलेगा आपको। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का आमदेश नगर फार्म है, अच्छा, राज्य सरकार का मजरा फार्म है, ग्राम विकास संस्थान है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, काशीराम आवास योजना में बने आवास हैं, शहर के सारे स्कूल कॉलेजेस हैं। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जो है वो नॉन जेडी लैंड पर भी हैं। बहुत सारे जैसे गुरु नानक कॉलेज है वो नॉन जेडी लैंड पे नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड पे बना है, लेकिन वो महवा की सीलिंग की जमीन पर बना है। अच्छा। तो इस तरीके से जितने टॉप कॉलेजेस आ गए, आपने बताया धर्मसभा भी बता दिया, धर्मसभा, पीके कॉलेज, धर्मसभा की न्यू बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग, अबुल कलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज और वाईडी कॉलेज, ये जमीनें तो महवा की नॉन जेडी लैंड पे बनी हुई। अच्छा। और गुरु नानक भी एग्रीकल्चर लैंड पे बनी, जो महवा की ही जमीन थी। ओके। तो लगभग जो टॉप कॉलेजेस हैं लखीमपुर में, सारी जो है कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप में जो है जी। तो सर अगर हम अगला सवाल आपसे पूछें कि परिवार की किसी भी बात को या किसी भी चीज को उस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया, वो बिल्कुल गलत है, और उसको आप जब सुनते हैं या देखते हैं तो आपको दुख होता है? दुख तो नहीं होता, समय के साथ व्यक्ति समझौता कर लेता है, परिस्थितियों में अपने को ढाल लेता है। इतना जरूर ये अपेक्षा जरूर रहती है कि सरकार को इन सारी चीजों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है राजस्व अभिलेखों को संरक्षित करने की, उसमें उनको जो है अपना योगदान करना चाहिए। सर ये जो जैसे हम लोग आए तो देख रहे हैं बहुत सारी पुरानी तस्वीरें हैं, इसमें पगड़ी है, तलवारें हैं, तो आप जब इन चीजों को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अब ये चीजें कहीं ना कहीं भीतर से गौरवान्वित भी करती हैं, और ये भी लगता है कि समय बदलता है और बदलते समय के साथ इंसान को अपने को भी बदलना चाहिए। तो लेकिन एक प्राइड महसूस होता होगा कि हम जो इस परिवार का हिस्सा। तो अगर सर बचपन में महल में कोई ऐसी परंपरा थी जो आपको आज भी याद है, परंपरा है, अब तो खैर समय बदल गया है, एक हमारे स्टेट की परंपरा रही कि हम लोग कन्याओं को जो है देवी का स्वरूप मानते हैं, तो हम लोग कन्याओं से पैर नहीं छुआते। अच्छा, पैर नहीं छुआते हैं हम लोग। तो सर अभी अगर हम अगला क्वेश्चन पूछें आपसे, तो कोई ऐसा षड्यंत्र हुआ है जो आपको याद है और जिससे बहुत ही ज्यादा पेन होता है? षड्यंत्र बहुत सारे हुए। अब उन षड्यंत्रों की अगर चर्चा करने बैठेंगे तो कड़वाहट ही बढ़ेगी जी, तो उस पर कुछ ना बोलना ही बेहतर है। तो इतना कहना चाहता हूं कि अब षड्यंत्र से जो गंवाया हम लोगों ने, बहुत कुछ गंवाया। सबसे बड़ी चीज तो गंवाई हमने कि हमको टाइटल नहीं मिल पाया जी। हमारे बाबा बड़ी साख से अकेले वारिस थे रियासत के, लेकिन षड्यंत्र हुआ, कोटा वार्ड के मैनेजर ने सारे अभिलेख के साक्ष्य मिटा दिए और वो खुद राजा बनने की इच्छा पाल के हम लोगों को कमजोर करने लग गया। और फिर मामला जब न्यायालय के अधीन पहुंचा तो न्यायालय में कोर्ट के समझाने पर हमारे पिता ने खुले और समझौता कर लिया और टाइटल न घोषित होके हमारी रियासत 4 हिस्सों में विभाजित हो गई। अच्छा। महवा, आज रियासत महवा के 4 परिवार हैं, अब उनके बहुत सारे वारिस हो गए, परिवारों में भी विस्तार हो गया परिवारों का, ये स्थिति है। तो अभी आगे की अगर हम सर बात करें तो आगे क्या है? पॉलिटिक्स में फिर से एंट्री होगी जो रुकी हुई है, या समय तो किसी ने नहीं देखा होता। समय सबसे बड़ा बहुत बलवान होता है और वो आदमी को कभी भी अपने तरीके से मोल्ड कर लेता है, अपने तरीके से आगे जाता है। क्या समय ने सोच रखा है मुझे, मेरी उपयुक्तता कहाँ समय कराएगा, ये समय की बात है, समय के ऊपर छोड़ देंगे, फिर समय जो लाएगा वो देंगे। तो सर जो अंतिम जो आपसे चीजें पूछना है लखीमपुर के बारे में ही, आपने एक विस्तृत चर्चा उस दिन नदियों के बारे में की, तो अगर आप उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें तो हम आपसे जानना चाहेंगे, रूबरू होना चाहेंगे।
नदियों के बारे में, जंगलों के बारे में, जो यहाँ का पर्यावरण है उसके बारे में मुझे बात करना अच्छा लगता है, जी। क्योंकि मुझे खुद को प्रकृति के नजदीक देख पाना अच्छा लगता है। अगर नदियों की बात की जाए तो जनपद लखीमपुर खीरी को नदियों का जिला भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ढेर सारी नदियां इस जिले से प्रभावित होती हैं, भले उनका उद्गम स्थल नेपाल में हो, लेकिन उनकी धारा जनपद खीरी से बहती है। जी। ऐसी भी नदियां हैं कि जो इसी जनपद से निकली हैं और इसी जनपद में समाप्त हो गई हैं। जैसे लखीमपुर शहर के बगल में उन नदी है, तो इसका उद्गम स्थल मैलानी रेंज में जो है नदी ताल से ऊपर है। अच्छा। और ये सीतापुर के पास जो है दूसरी नदी में इसका विलय हो गया। अब यहाँ पड़ियाला है, कर्णाली है, सुहेली है, मुहाना है, गोमती है, कंडवा है, शारदा है, घाघरा है। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक जनपद में इतनी सारी नदियों की धाराएं आपको देखने को। साथ साथ में बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी। जनपद लखीमपुर खीरी का वन क्षेत्र आप देखेंगे कि साल का जो वृक्ष होता है, साखू जिसको बोलते हैं जी, उसकी सबसे अधिक बहुतायत है यहाँ पर। रेलवे के अंदर जो स्लीपर आप देखा करते थे वो सब साल के पेड़ों के लगा करते थे। अच्छा। इतनी मजबूत होती है साल की लकड़ी। कहते हैं इस लकड़ी की जो लाइफ होती है वो 300 साल की होती है। तो बहुत घने जंगल यहाँ पर साल के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का अकेला नेशनल पार्क दुधवा इन जंगलों में स्थित है। और दुधवा की अगर बात की जाए तो ये प्रमुख रूप से जाना जाता है दलदली हिरणों के लिए। अच्छा। जिसको स्वयं बियर कहते हैं। तो स्वयं बियर जो है पूरे एशिया रीजन का सबसे अधिक यहाँ पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क जी। साथ साथ में रॉयल बंगाल टाइगर, हिरण की दूसरी तमाम प्रजातियां, चीतल, पाढ़ा और हाथी भी हैं। गेंडे का भी अब यहाँ पर पालन हो रहा है बाहर से लाके। एक बड़ी समृद्ध वन संपदा, नदियों की संपदा इस जनपद को मिली हुई। अगर सर क्योंकि सवाल खत्म ही नहीं हो रहे, एक सवाल अंतिम पूछेंगे आपसे कि जो अंग्रेजों के समय जो लखीमपुर का समन्वय था वो किस तरीके से था, और कुछ अगर चर्चाएं आप बताना चाहें तो सर उसके। अंग्रेजों का जो शासन था उसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई भारतीयों ने लड़ी। गांधी जी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन संचालित था। तमाम उसमें अलग अलग धाराएं थीं। कुछ तेज स्वभाव के लोग थे जो शांति से लड़ना पसंद नहीं करते थे, वो युद्ध की भाषा भी जानते थे। सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग वो उस धारा के लोग थे। और गांधी जी जैसे लोग थे जो अहिंसा की बात करते थे, अहिंसा के रास्ते चल के पूरे इस आंदोलन को अपना नेतृत्व दे रहे थे। अंग्रेजों की कुछ अच्छाइयां भी थी। अंग्रेजों ने जो निर्माण कार्य कराए उनकी क्वालिटी इतनी बेहतर होती थी कि सैकड़ों साल के बने हुए पुल, सैकड़ों साल के बनी हुई सड़कें आज भी आपको जीवित दिखाई देते हैं। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि लोकशाही में अच्छी मार्किंग होनी चाहिए थी, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी। निर्माण की गुणवत्ता जो है अंग्रेजों के मुकाबले कमजोर दिखती है आज भी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और द लॉर्ड्स ऑफ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। थैंक यू।